Hey everyone, welcome back. So today we'll be continuing with the theorems on bases and dimensions, and we'll do one of the most important theorems in this topic, which is existence theorem. So let's start by reading the statement of this theorem. If you will have any doubts anywhere, you can let me know in the comment section. So let's start with it. There exists a basis for each finite dimensional vector space. जहां पर भी finite dimensional vector space वाली टर्म आती है वहां पर हमें दो चीजें पता चलती हैं. द फर्स्ट इज कि एक फाइनाइट सबसेट एस होने वाला है वी का, एस यहाँ पे लिख देते हैं फाइनाइट, और दूसरा ये होगा कि एल एस इज इक्वल टू वी. ये दोनों इन्फॉर्मेशन हमें फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस से पता चल जाती है. इसको डायग्राम से थोड़ा समझते हैं. अगर ये है वी वेक्टर स्पेस और यहाँ पर एक सबसेट एग्जिस्ट कर रहा है एस जो कि फाइनाइट है, यानी कि इसमें कुछ काउंटेबल एलिमेंट्स हैं, जैसे v1, v2 सो ऑन टिल vn तक ले लेते हैं. v1, v2 यानी कि 10-15 जितने भी एलिमेंट्स है वी कैन काउंट देम. ठीक है. और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि ls इज इक्वल टू v, यानी कि v का हर एक एलिमेंट, अगर मैं v का कोई एलिमेंट ले लेती हूँ स्मॉल v, ठीक है, तो इसको मैं ls के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकती हूँ. यानी कि आई कैन राइट इट एज α1 v1 प्लस α2 v2 सो ऑन टिल αn vn. ऐसे इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ. दिस इज व्हाट एल एस इज इक्वल टू वी. तो ये बात हमें फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस से पता चल गई है. अब यहाँ पर जो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस गिवन है, इसको हमने बताना है कि यहाँ पर एक बेसिस जरूर एग्जिस्ट करेगा. अब बेसिस का मतलब क्या होता है? बेसिस का मतलब ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एस को लीनियरली इंडिपेंडेंट बताना है, एंड द सेकेंड विल बी कि एल एस इज इक्वल टू वी होना चाहिए. अब एक बात देखो, यहाँ पे एल एस इज इक्वल टू वी हमें ऑलरेडी गिवन है और हमने वही चीज तो प्रूव करनी थी, एल एस इज इक्वल टू वी. तो ये कंडीशन तो ऑलरेडी इस फाइनाइट डायमेंशनल वाली बात से ही सेटिस्फाइड है. तो हमारा लॉजिक ये रहेगा कि एस को लीनियरली इंडिपेंडेंट बताना है. ठीक है, दिस विल बी द होल थिंग. बट अब यहाँ पर थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से समझते हैं कि इस थ्योरम में होने क्या वाला. देखो, मैंने बोला कि अब मुझे बताना है कि एस बेसिस है, एस को मुझे बताना है बेसिस. उसके लिए आई सेड कि एस को लीनियरली इंडिपेंडेंट बता दो और एल एस इज इक्वल टू वी. ये वाली कंडीशन पे तो वैसे भी चेक मार्क कर दो बिकॉज ऑलरेडी सेटिस्फाइड है. तो लॉजिक ये कि एस को लीनियरली इंडिपेंडेंट बताना है. बट ऐसा भी हो सकता है कि हम एस को लीनियरली इंडिपेंडेंट बता ही ना पाए और एस लीनियरली डिपेंडेंट ही रहे. उस सिचुएशन में हमने क्या करना है, हम इसका एक छोटा और सबसेट ले लेंगे, एस का भी एक छोटा सबसेट ले लेंगे. ठीक है. अब जब हमने एस का भी छोटा सबसेट ले लिया तो उसका नाम दे देते हैं S1. अब लॉजिक हमारा ये रहेगा कि एस तो बेसिस बना नहीं, तो चलो S1 को बेसिस बनाने की कोशिश करते हैं. अब S1 को बेसिस बनाना है तो उसके लिए आई कैन से दैट S1 को लीनियरली इंडिपेंडेंट बताने की कोशिश करेंगे एंड LS1 इज इक्वल टू वी, ये करेंगे. बट ऐसा भी हो सकता है कि S1 भी बेसिस ना बन पाए. व्हाट विल डू इन दैट सिनेरियो, देन हम इससे भी एक छोटा सबसेट ले लेंगे. सो फिर हम S2 को बेसिस बनाने की कोशिश करेंगे. ठीक है, यानी कि अगेन S2 को लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड LS2 इज इक्वल टू वी, कुछ ऐसा करेंगे. बट ऐसा कंडीशन ना चलती रहेगी एंड वील रीच अ कंक्लूजन जहां पर सिर्फ हमारे को एक ऐसा सेट मिलेगा जिसमें एक वेक्टर होगा. ठीक है, विल फाइंड वन सेट जहां पर सिर्फ वन वेक्टर होगा. वन वेक्टर जहां पर भी हो, एक थ्योरम हमने पढ़ा था कि अगर सिर्फ एक नॉन जीरो वेक्टर किसी सेट में एग्जिस्ट कर रहा है तो वो सेट क्या हो जाता है, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता है. यू कैन चेक द वीडियो इन द आई टैब, आई हैव टॉट इट. जहां पर भी सिर्फ एक वेक्टर, अगर ये सेट है और यहाँ पे सिर्फ v1 एग्जिस्ट कर रहा है जो कि नॉन जीरो है, तो ये पूरा सेट जो है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट बन जाता है. सो इस स्टेज पे आके क्या हुआ, हमने वो जो सेट था उसको अगर मैं नाम दे दूं m, तो ये जो m सेट है इसको फर्स्ट ऑफ ऑल LM इज इक्वल टू वी बताना है और यहाँ पर सिर्फ एक एलिमेंट बचा हुआ है, यानी कि जो m है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट तो हमने बता ही दी है. तो ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेसिस. ठीक है, आई रिपीट इट अगेन. हमारा लॉजिक ये रहेगा कि S को बेसिस बताना है हमने सबसे पहले, जिसमें LS इज इक्वल टू वी, ये तो सेटिस्फाइड ऑलरेडी है, तो हम S को लीनियरली इंडिपेंडेंट बताने की कोशिश करेंगे. अगर S बेसिस नहीं बन पाया तो फिर हम एक S1 छोटा सबसेट ले लेंगे. ठीक है,
S1 सबसेट ले लेंगे S का, उसे बेसिस बताने की कोशिश करेंगे ना। अगर S1 भी बेसिस नहीं बन पाया तो हम उससे भी छोटा सबसेट ले लेंगे S2, उसको बेसिस बनाने की कोशिश करेंगे, वो भी अगर बेसिस नहीं बनेगा तो हम एक पॉइंट पे ऐसा आ जाएंगे जहां पर सिर्फ एक ही एलिमेंट बचेगा। जो सेट है उसको छोटा कर रहे हैं ना हम, तो सिर्फ एक ही एलिमेंट बचने वाला है उस सेट में। एंड वी नो दिस थ्योरम कि अगर सिर्फ एक ही वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है किसी सेट में तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता है, और बस फिर हमें LM इज इक्वल टू वी बताना है। देयरफॉर हमने एक बेसिस ढूंढ लिया। तो यही तो हमारा थ्योरम था कि अगर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो उसका कोई ना कोई बेसिस तो एग्जिस्ट करेगा ही। एंड फाइनली हमने बेसिस ढूंढ लिया। This is going to be the whole logic over here. So let's start by proving it. So writing part पे I have written that let V be a finite dimensional vector space over a field. फिर उसका एक finite subset S exist करेगा such that LS is equal to V. ठीक है, ये इस कंडीशन की वजह से I have written कि LS is equal to V. अब यहाँ पे एक चीज लिखी है कि without loss of generality we may assume that all vectors in S are non-zero. अब इसका मतलब क्या हुआ? हमने बोला कि सारे जो वेक्टर्स हैं, जो V1, V2, ये सारे क्या हैं, जीरो के इक्वल नहीं है। Why have we considered this equation? Because अगर मैंने V1 को बोला होता, फॉर एग्जाम्पल V1 जीरो है, तो उससे क्या होता, जो अल्फा होता वो उसका नॉन जीरो हो जाता। अगर अल्फा नॉन जीरो हो जाता तो ये जो पूरा सेट है ये लीनियरली डिपेंडेंट बन जाता, राइट? तो फिर हम कंस्ट्रिक्ट हो जाते एंड ये जो हमें बेसिस बताना है ये हम बता ही नहीं पाते कहीं ना कहीं। इसलिए वी हैव अज्यूम्ड कि ये सारे जो वेक्टर्स हैं ये नॉन जीरो हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद इट। सो आई हैव कंसिडर्ड दैट ऑल द वेक्टर्स आर नॉन जीरो। अब देखो S दिया हुआ है कि सबसेट है V का। अब ऐसा हो सकता है, दो केस अराइज होने वाले हैं। केस 1 में क्या होगा कि S लीनियरली इंडिपेंडेंट हो सकता है। अगर तो S लीनियरली इंडिपेंडेंट हुआ देन क्या होगा, S इज बेसिस। और केस 2 क्या हो सकता है, केस 2 में ये होगा कि अगर S लीनियरली डिपेंडेंट है तब क्या होगा, दिस इज I। अगर S लीनियरली डिपेंडेंट है तो हमने एक थ्योरम पढ़ा हुआ है एंड अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम दिया हुआ था कि अगर कोई सेट लीनियरली डिपेंडेंट है यानी कि उसमें कोई अल्फा जो है वो नॉन जीरो है, ठीक है, अगर कोई अल्फा नॉन जीरो एग्जिस्ट कर रहा है तो हम कोई एलिमेंट होगा V के जिसको पिछले एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। हमने लिखा था ना अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 सो अनटिल अल्फा K-1 VK-1। ठीक है, कोई ऐसा एग्जिस्ट कर रहा होगा एलिमेंट जिसको हम पिछले एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, ये थ्योरम वी हैव स्टार्टेड, यू कैन चेक द वीडियो इन द आई टैब। तो यहाँ पर हम इसी का यूज करेंगे एंड आई विल राइट इट डाउन। आई हैव रिटन दिस कि देन देयर एग्जिस्ट VK सच दैट it is a linear combination of the preceding vectors of S. तो V को I can write as alpha 1 V1 plus alpha 2 V2 so on till alpha K-1 VK-1। ऐसे लिखते हैं इसको, इक्वेशन 1 यूज लिख देते हैं बिकॉज आगे इसका यूज होगा। और जो इसमें अल्फा 1 अल्फा 2 सो ऑन टिल अल्फा n दिया हुआ है ना, ये सारा कुछ फील्ड में बिलोंग कर रहा है। अब सिचुएशन ये हुई है कि मैंने बोला कि अगेन अगर तो S लीनियरली इंडिपेंडेंट है तब तो वो बेसिस बन गया, बट अगर वो लीनियरली डिपेंडेंट है तब तो वो हम उसको ऐसे प्रीसीडिंग वेक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट? तो अब क्या हो रहा है, कुछ हो नहीं पा रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि चलो नेक्स्ट कंडीशन पे मूव कर देते हैं। देखो S तो बेसिस बना नहीं, अब S1 को हमने बेसिस बनाने की कोशिश करनी है। इसके लिए व्हाट विल आई डू, यहाँ पर एक लीनियरली डिपेंडेंट हमने यहाँ पे इस कंडीशन पे पहुंचे थे कि यहाँ ये अगर लीनियरली डिपेंडेंट होगा तब तो भाई ये बेसिस बनेगा नहीं। सो अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो ये किसकी वजह से लीनियरली डिपेंडेंट है, VK की वजह से, बिकॉज VK जो है वो उसको हम प्रीसीडिंग वेक्टर्स की कॉम्बिनेशन में लिख पा रहे हैं। तो अब यहाँ पे हुआ क्या है, जो VK है ना, इस VK की वजह से ही जो हमारा पूरा S था वो लीनियरली डिपेंडेंट हो रहा था। आई एम रिपीटिंग अगेन, इस VK की वजह से हमारा जो पूरा सेट है वो लीनियरली डिपेंडेंट हुआ था, बिकॉज जो VK वेक्टर है वो V1 V2 सो ऑनटिल VK-1 पे डिपेंड कर रहा है। तो ये जो VK है ये है डिपेंडेंट फैक्टर, है ना, इस पे सब डिपेंड कर रहा है। तो अब हम जो नया सेट लेंगे हम उसमें से VK हटा देंगे, ठीक है, जो हमने ऊपर S1 छोटा सबसेट लिया था ना उसमें से हम VK को रिमूव कर देंगे। सो आई विल राइट कि जो S1 सेट हमने लिया है उसमें से आई विल रिमूव VK, सो इट विल बी V1 V2 so on till VK-1
वी के प्लस वन एंड सो ऑन टिल वी एन, ऐसा कर देंगे। ठीक है, S1 सेट में से कि वी के को हमने हटा दिया बिकॉज उसी की वजह से हमारा S डिपेंडेंट हो रहा था। तभी हमने बोला कि जब हमने बेसिस बनाना है आगे तो हमें उसे इंडिपेंडेंट बताना है, तो ये जिसकी वजह से डिपेंड हो रहा था ये बुरा है, इसको हम हटा देंगे। तो हमने यहाँ से वीके को हटा दिया। अब तो हमें लग रहा है कि हाँ शायद S1 जो है वो बेसिस बन सकता है बिकॉज जो डिपेंडेंट वाला फैक्टर था उसको तो हटा दिया है ना। अब इस S1 को क्या करना है हमने, देखो आई हैव रिटन हियर दैट S1 को अब लीनियरली इंडिपेंडेंट बताना है और LS1 इज इक्वल टू वी बताना है, बस ये दो चीज़ें। तो पहले हम प्रूव करते हैं कि LS1 इज इक्वल टू वी। लेट्स डू दैट। इसके लिए व्हाट विल आई डू, आई कैन से दैट S1 सबसेट है S का। अगर S1 S का सबसेट है तो जो LS1 है वो सबसेट होना चाहिए LS का, बिकॉज इवेंचुअली जो भी एलिमेंट्स S1 में आ रहे हैं वो सारे S से ही तो आ रहे होंगे ना। तो जो लीनियर कॉम्बिनेशन S1 है वो सबसेट होगा LS का। अब यहाँ पे आई कैन से दैट जो LS1 है वो सबसेट हो जाएगा V का, बिकॉज LS जो है वो V के इक्वल है। ये हमें थ्योरम में प्रोवाइडेड था, देयरफॉर मैंने बता दिया कि LS1 जो है वो सबसेट है V का। ठीक है, LS1 को सबसेट V का बता दिया। देखो इस चीज़ को करने के पीछे का लॉजिक ना आई एक्सप्लेन। देखो यहाँ पे हमने बताना है कि LS1 V के इक्वल है, इसको हम ब्रॉड वे में देखते हैं थोड़ा। तो अगर हमें किसी भी दो सेट को इक्वल बताना होता है ना तो उसके लिए क्या करते हैं कि अगर मैं LS1 को सबसेट बता दूँ V का और फिर मैं V को सबसेट बता दूँ LS1 का, ऐसा अगर मैं ये दोनों चीज़ें कर दूँ तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। तो फर्स्ट कंडीशन तो जो थी ये तो मैंने बता दी। अब हमें बताना है कि V सबसेट है LS1 का। अब इस चीज़ के लिए क्या करते हैं हम, जहाँ पर भी V सबसेट बताना होगा किसी सेट का, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर V बिलोंग कर रहा है V सेट में और फिर मैं V को बिलोंग करवा दूँ LS1 में, ठीक है, अगर ऐसा मैं कर दूँ प्रूव तो उससे क्या होगा, तो उससे ये वाली चीज़ सेटिस्फाई हो जाती है कि जो V है वो सबसेट है LS1 का। ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो बता दिया था, फिर ये वाला पार्ट भी बता देंगे और इवेंचुअली इससे रिजल्ट आ जाएगा कि LS1 जो है वो V के इक्वल है। लेट्स राइट इट डाउन। ओके, आई हैव रिटन कि V बिलोंग कर रहा है V सेट में। अब इसका मतलब क्या होगा, इससे आई कैन से दैट V बिलोंग कर रहा होगा LS में भी, बिकॉज V इज इक्वल टू LS दिया हुआ। बट मुझे क्या करना है, मुझे V को LS1 में बिलोंग कराना है। V को LS1 में बिलोंग कराने के लिए क्या होगा कि LS1 के एलिमेंट देखो, LS1 के एलिमेंट कैसे हैं, ये LS1, इस कॉम्बिनेशन में मुझे बताना है कि V जो है वो कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन में बिलोंग कर रहा है। सो फॉर दैट आई विल राइट दैट V इज इक्वल टू, V LS में बिलोंग कर रहा है ना, तो V कैसा होगा, V विल बी इक्वल टू β1 V1 प्लस β2 V2 सो ऑन टिल βn Vn, बिकॉज LS में एलिमेंट्स ऐसे ही हैं, S सेट में कैसे एलिमेंट n तक, 1 से n तक, तो मैंने वैसे ही लिख दिया। ऐसा ही कॉम्बिनेशन है ना S सेट में, ये चीज़ देख लो एक बार फिर से। देखो S सेट में कॉम्बिनेशन कैसा है, V1 है, V2 है, V3 है, Vn है, और यहाँ पर भी यही है, V1 है, V2 है, V3 हटा दिया, लिख सकते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, V3 एंड सो ऑन टिल Vn। तो एक V1 V2 ये सारे कॉम्बिनेशन में ऐसे लिख दिया है LS के, बट हमने V को LS1 के कॉम्बिनेशन में बताना है, यानी कि ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन आना चाहिए कि V1 V2 VK-1 VK+1 और Vn। अब उसके लिए क्या करेंगे, आई विल से दैट V जो है इसको मैं लिख सकती हूँ B1 V1 प्लस B2 V2 सो ऑन टिल, जहाँ पे Bn Vn दिया हुआ है ना, यहाँ पे कुछ रिप्लेसमेंट डालते हैं B2 V2, ठीक है, और ऐसे ही आगे यहाँ पे BK-1 होगा, VK-1 देन प्लस कर दो BK VK एंड सो ऑन टिल Bn-1। ओके, यहाँ पे BK+1 भी कर दो, BK+1 VK+1 एंड सो ऑन टिल Bn Vn। ऐसा हमने इसको एलैबोरेट कर दिया कि बीच में कुछ K वाली टर्म्स भी इंट्रोड्यूस कर दी हमने। K वाली टर्म्स इंट्रोड्यूस इसलिए की हैं बिकॉज हमने S1 के कॉम्बिनेशन में बताना है V, कि जो V है वो S1 के कॉम्बिनेशन में हम उसको लिख सकते हैं, तभी ये हमने K वाली टर्म्स डाली हैं। अब देखो आगे,
आई कैन राइट दैट B1 V1 हो जाएगा ये, फिर हो जाएगा ये B2 V2, सो ऑन टिल BK -1 VK -1 प्लस BK VK। अब देखो जो VK है इसको मैंने ऊपर इस फॉर्म में लिखा है ना, इस फॉर्म में इसको चेंज कर देते हैं, VK को सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ पे वैल्यू। सो आई विल राइट दैट ये हो जाएगा BK और VK की जगह वो सब डाल देंगे, α1 V1 प्लस α2 V2 सो ऑन टिल αK -1 VK -1, ऐसा हमने रिप्लेस कर दिया। और फाइनली ये हो जाएगा βK +1 VK +1 एंड सो ऑन टिल BN VN, ऐसे लिख दिया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड यहाँ तक। अब आगे क्या होगा, यहाँ पर हम सिंपली ये B1 और V1 है यहाँ पे, और यहाँ पर देखो यहाँ पर भी V1 दिया हुआ है, तो ये V1 वाला जो पूरा पार्ट है इसको साथ में ले आते हैं। इस विल बी B1 और ये एडिशन में है सब कुछ, ठीक है। सो B1 प्लस BK α1 और यहाँ पे आ जाएगा V1। सिमिलरली आगे हो जाएगा β2, सॉरी बीटा था पहले भी, β2 प्लस βK α2 V2, राइट। ये β2 वाली टर्म ले ली हमने, और यहाँ पे ये बीटा के, और यहाँ पर ये बीटा के और α2 वाली टर्म ले ली, और यहाँ पे V2, ठीक है। ये V2 वाला पूरा सा पार्ट साथ में ले आए एंड सो ऑन टिल हम यहाँ तक कर देंगे βK -1 प्लस βK αK -1 VK -1 एंड βK +1 हो जाएगा आगे, और ये तो सिंपल ही है। सो ऑन टिल βN VN, ये सारा पार्ट आ जाएगा। ये पार्ट तो समझ आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे जो VK -1 है वो यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो βK -1 यहाँ पे आ गया, और ये βK और αK -1 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक तो समझ आ गया। अब देखो आगे, अब बहुत सिंपली एक चीज़ मुझे दिख रही है जो कि ये है V1 V2 VK -1 VK +1 और VN। S1 का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा ही था, S1 का कॉम्बिनेशन यही था ना, V1 है V2 है VK -1 है VK +1 है और VN है। यहाँ पर भी ये V2 VK -1 VK +1 और VN एग्जैक्टली सेम, देख लो, सी द कॉम्बिनेशन इज एग्जैक्टली द सेम। तो इससे क्या हुआ कि V को मैंने कॉम्बिनेशन में लिख दिया S1 के। इससे क्या हुआ कि V इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स इन S1। इसका मतलब ये है कि जो V है वो बिलोंग कर रहा है LS1 में, ठीक है, बिकॉज कॉम्बिनेशन में लिखा है, यानी कि V जो है वो बिलोंग ही कर रहा है, ये स्मॉल v है, ठीक है। जो V एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है LS1 में। अब हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, इधर से, कि V बिलोंग कर रहा है V सेट में, और यहाँ पर हम पहुँच गए कि V बिलोंग कर रहा है LS1 में। तो मैंने यहाँ पे बताया था ना कि अगर मैं बता दूं कि V बिलोंग कर रहा है V में, और फिर उसको बता दूं कि V बिलोंग कर रहा है LS1 में भी, तो हमारा कंक्लूजन हो जाता है कि V सबसेट है LS1 का। इस टर्म को बोल देते हैं 2 और इस टर्म को बोल देते हैं 3। तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड आई कैन से दैट V सबसेट हो जाएगा LS1 का। अब अगर V सबसेट हो गया LS1 का, फिर फर्दर क्या होने वाला है, अंडरस्टैंड वन मोर थिंग। यहाँ पर दिया हुआ था कि LS1 जो है वो सबसेट है V का, और यहाँ पर मैंने बता दिया कि V सबसेट है LS1 का। दोनों टर्म से क्या पता चल जाता है, इससे ये पता चल जाता है दैट LS1 जो है वो इक्वल हो जाएगा V के। ये भी मैंने बताया था यहाँ पे, ओवरव्यू जब दिया, आई हैव टॉट यू कि अगर LS1 सबसेट है V का और V सबसेट है LS1 का, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है कि LS1 जो है वो इक्वल है V के। नाउ द सेकेंड प्रॉब्लम वाज कि हमने S1 को लीनियरली इंडिपेंडेंट बताना है। तो यहाँ पर भी अब दो केसेस अराइज करेंगे। केस 1 ये होगा तो S1 लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तब तो ये बन जाएगा बेसिस। बट केस 2 में क्या होगा कि अगर S1 लीनियरली डिपेंडेंट है, मैं राइट इट डाउन। अब देखो जो S सेट था वहाँ पर एक VK एग्जिस्ट कर रहा था, जिसकी वजह से S सेट लीनियरली डिपेंडेंट हो रहा था। जब हम S1 सेट में आए तो हमने बोला कि ये भी अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो यहाँ पे भी कोई VK
की जगह वीएम वेक्टर मान लेते हैं, जिसकी वजह से S1 लीनियरली डिपेंडेंट हो रहा है, ठीक है। तो S से S1 में आने में हमने क्या किया, S सेट से S1 में हमने क्या किया था, माइनस कर दिया था VK को, राइट, VK को हटा दिया था। अब जब हम S2 सेट में आएंगे ना, तो हम VM को भी हटा देंगे और VK को भी हटा देंगे, ये दोनों को हम हटा देंगे, बिकॉज इसकी वजह से S1 लीनियरली डिपेंडेंट हो रहा था और इसकी वजह से S सेट लीनियरली डिपेंडेंट हो रहा था। तो अब हमने कोई और छोटा सेट लिया, तो हमने बोला कि हाँ, ये जो डिपेंडेंट वाले फैक्टर्स हैं इनको हम हटा देंगे, तो यहाँ से दो जो वेक्टर्स थे वो हटा दिए। So here I have written, then proceeding as above we shall get a subset S2 of S1. S2 हमें मिला है S1 का, जिसमें कि n-2 वेक्टर्स हैं, such that LS is equal to V. ठीक है, इसका मतलब ये है कि S को जब हम लीनियरली डिपेंडेंट बना रहे हैं तो उसमें n-2 वेक्टर्स को हम लेंगे, ठीक है। दो वेक्टर्स हटा दिए हमने, विच आई हैव टॉट यू हियर कि दो वेक्टर्स कहाँ से हटाए, और LS2 इज इक्वल टू V, ये तो हम कंडीशन वैसे भी यहाँ पे प्रूव कर पा रहे थे, LS1 जैसे की है ना, वैसे ही LS2 वाली भी कंडीशन प्रूव कर देंगे। ओके, और फिर क्या होगा, S2 अगर लीनियरली डिपेंडेंट हुआ, सो अगर S2 लीनियरली इंडिपेंडेंट हुआ तब तो वो बेसिस बन जाएगा। अगर S लीनियरली डिपेंडेंट हुआ तब क्या होगा, हम फिर से फर्दर एक S3 सबसेट लेंगे, यानी कि फिर से प्रोसीजर रिपीट करेंगे, उसको LS3 इज इक्वल टू V ऐसा कुछ बनाएंगे और लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की उसमें भी चेक करेंगे। सो दिस इज व्हाट आई हैव रिटन, दैट वी गेट अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ S, यानी कि हम तब तक ये वाला जो स्टेप है वेक्टर्स को कम करने वाला सेट में से, वो हम तब तक करते रहेंगे जब तक हमें एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट नहीं मिल जाए जो कि LS जो भी होगा, N जो भी है, वो किसके इक्वल हो, V के। तब तक हम वो करते रहेंगे प्रोसीजर्स। अब फिर देखो लास्ट में क्या होगा, एट मोस्ट इट मे हैपन दैट वी शैल बी लेफ्ट विद अ सबसेट ऑफ S विच कंटेन्स ओनली वन नॉन जीरो वेक्टर। तो ये चीज़ मैंने बताई थी कि लास्ट में हमारे पास एक छोटा सा सबसेट होगा जिसके अंदर सिर्फ एक वेक्टर बचेगा और ये वेक्टर नॉन जीरो होगा। जब ये नॉन जीरो वेक्टर होगा तो हमने एक थ्योरम पढ़ा हुआ है कि जिस सेट में सिर्फ एक सिंगल नॉन जीरो वेक्टर होता है तो वो एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होता है, राइट। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट बन जाएगा ये सेट, और ये LSN इज इक्वल टू V, ये तो हम हर जगह कंडीशन अभी तक प्रूव कर ही सकते थे। देयरफॉर इट विल फॉर्म द बेसिस ऑफ V। अब हमें बेसिस मिल गया और हमने यही तो प्रूव करना था, हेंस देयर एग्जिस्ट अ बेसिस फॉर ईच फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। देयरफॉर हमारा कंक्लूजन रीच हो चुका है, ठीक है। हमने छोटे छोटे करते गए सेट को अंटिल हमें एक वेक्टर वाला सिर्फ सेट मिल गया, और हमें पता है कि अगर ऐसा है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता ही है, और LSN इज इक्वल टू V, ये तो हम अभी प्रूव कर सकते थे, राइट। सो दिस इज हाउ वी डू दिस थ्योरम। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन दिस थ्योरम। आगे और भी हम थ्योरम्स करेंगे, लाइक एक्सटेंशन थ्योरम विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो कीप वॉचिंग, बट इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।